Hello everyone. This is CA Nitin Gupta from Way to Pinnacle, Faculty of Audit for CA Inter and CA Final. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे CA इंटर के मई 22 अटेम्प्ट के पेपर का रिव्यू। चलिए, अगर मैं सिंपली मेरे से एक राय पूछी जाए कि सर जो इस बार मई 22 के लिए जो CA इंटर का ऑडिट का पेपर था उसको आप क्या कहेंगे कि पेपर टफ था, इजी था, किस तरह का ये पेपर था? तो मैं ये कहूंगा कि बेटा पेपर जो था वो कंसेप्चुअल था। कंसेप्चुअल तो जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर रहे होंगे उसने पेपर को अच्छा अटेम्प्ट किया होगा, और जो बच्चे केवल एक रट्टाफिकेशन के ऊपर गए हों या पास अटेम्प्ट में क्वेश्चन किस तरह के ट्रेंड पर पूछे गए थे केवल वही तैयार किए हों और उसके बेसिस पर, उस प्रिपरेशन के बेसिस पर अगर वो इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहा था, दैट इज कंसेप्ट क्लियर नहीं थे बट पुराने कुछ क्वेश्चंस को रटे हुए थे, उसके बेस पर अगर वो उसको अटेम्प्ट कर रहा था तो उसके लिए कहूंगा पेपर उसके लिए बहुत ज्यादा टफ रहा था। ये तो हुआ मेरे एंड पर एक वन वर्ड रिव्यू। क्या निकल के आता है? पेपर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस के बारे में जैसा मैंने प्रिडिक्ट भी किया था, जैसे कारो 2020 के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस थे, वो क्वेश्चन वहां पे लगा हुआ था, लेकिन ओवरऑल रिव्यू करें तो पेपर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल था। अब बात करते हैं सर बच्चों का कैसा रेस्पॉन्स आया। तो इस पेपर पर बच्चों का जो रेस्पॉन्स मेरे पास आया वो भी मिला जुला था, क्योंकि जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर थे उन्होंने पेपर करने के बाद जो मुझे फीडबैक दिया, बोले सर पेपर अच्छा था, पेपर हमारा अच्छा गया, एक दो क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हुई थी, वो जनरली सबके साथ होती है, इट इज अवर इनहेरेंट लिमिटेशन। तो एक दो क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ें तो ओवरऑल अटेम्प्ट हमारा बहुत अच्छा गया। जबकि कुछ बच्चों का रिव्यू कैसा आया था, सर पता नहीं चल रहा था कि क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो ये कि बेटा बच्चे दो तरह के होते हैं कि कुछ बच्चे कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं, कुछ बच्चे केवल रटने पे बात करते हैं। तो ओवरऑल जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर थे उन बच्चों के लिए पेपर ठीक था, अच्छा था। बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा बिकॉज एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शनली कुछ पूछे गए थे जो शायद काफी बच्चों ने अटेम्प्ट ना किए हों, बट ओवरऑल बात करें तो हाँ उनका पेपर अच्छा गया। और जो बच्चे केवल एक रट्टाफिकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करने के लिए बात कर रहे होंगे उनके लिए पेपर बहुत ज्यादा टफ था, या अल्टीमेटली उन्होंने यही कहा होगा कि हाँ इस बार का हमारा पेपर बिगड़ गया। चलिए अब बात करते हैं सर किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्वेश्चंस किस तरह के इसके ऊपर पूछे गए थे। आज के इस वीडियो में मैं केवल रिव्यू की बात कर रहा हूं, और आपके इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कल जब आपका लास्ट पेपर हो जाएगा इंटर का, तो उसके बाद ये वीडियो शायद मैं लाइव ही आऊंगा, पेपर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया है, कल जब मैं आपके साथ लाइव आऊंगा तब उस केस में बच्चे आपको वो पेपर पूरी तरह से विद क्वेश्चन और उनका प्रॉपर सॉल्यूशन वो कल की वीडियो में आपके साथ देखने को मिलेगा। कल की वीडियो जो होगी वो मैं आपके साथ लाइव लूंगा। आज की जो क्लास है, जो आज का जो वीडियो है, ये रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हो, लेकिन कल का जो मैं लूंगा दैट इज जब आपका सीए इंटर का लास्ट पेपर होगा उसके बाद ये वीडियो आपके लिए मिलेगी। आज इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज काफी बच्चे बेटा उस वीडियो को देखने के बाद एनालाइज करना शुरू कर देंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट हुआ था, कौन सा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट हुआ था, उससे आपके अगला जो एग्जाम है, आपका लास्ट पेपर है, उसकी प्रिपरेशन पर असर पड़ सकता था। तो आज के इस वीडियो में मैं केवल और केवल रिव्यू की बात करूंगा, मैं किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वगैरह इस वीडियो में प्रोवाइड नहीं करूंगा। चलिए, तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सीए इंटर की बात करते हैं, मई 22 के लिए पेपर का रिव्यू बाय सीए नितिन गुप्ता। चलिए चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इज फॉर नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। यहां पे टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, जिसमें एक क्वेश्चन था सेल्फ रिवीलिंग एरर के ऊपर। बेसिकली जो एरर वाला क्वेश्चन है ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 होता है फ्रॉड के ऊपर, जब हम बात करते हैं SA 240 का जो चैप्टर है आपका, वहां पर करेक्ट और इनकरेक्ट के अंदर उन्होंने सेल्फ रिवीलिंग एरर के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पहले भी एग्जाम में एक बार लगा हुआ था। क्वेश्चन ये था कि एग्जाम के आपके पेपर में एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि किसी एक पार्टी से पेमेंट मिला, वो किसी और पार्टी के अकाउंट में चला दिया था, तो बताइए किस तरह की ये एरर है और इस तरह की एरर को किस तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है। पास्ट में भी जब ओल्ड सिलेबस था इसके ऊपर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन लगा हुआ था कि सेल्फ रिवीलिंग एरर कौन सी होती है और उनके 4 एग्जाम्पल दे दीजिए। इस बार एग्जाम में एरर का एक एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको दिया हुआ था और एग्जाम्पल देते हुए पूछा बताइए ये कौन सी एरर है, और जो भी ये एरर है उसके कुछ और 2 एग्जाम्पल आप दे दीजिए और उन एरर्स को किस तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का था। फिर 2 क्वेश्चन लगे हुए थे बेसिकली आपके प्रोफेशनल जजमेंट्स के ऊपर। एक क्वेश्चन ये था कि ऑडिटर जजमेंट्स जो ले लेता है वो आर्बिट्रेली ले लेता है, दैट इज एवं आर्बिट्रेली का मतलब जिसका कोई बेस नहीं होता, और उसी के ही बेसिस पर अब वो अपने ओवरऑल कंक्लूजन को ड्रॉ कर लेता है। और एक क्वेश्चन यहां पर ये लगा हुआ था कि ऑडिटर ने
कि बिना कुछ मतलब कि जजमेंट्स वगैरह लिए हुए, कंक्लूड लिए हुए वो ओपिनियन एक्सप्रेस करके आ रहा है। तो बताइए ऑडिटर अपनी अप्रोच पे सही है या गलत है। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 पे हमें देखने को मिले थे। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। यहां पर करेक्ट और इनकरेक्ट के वे में, बिकॉज जो 2 नंबर में दिखाई दे रहा है आपको, ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट का लगा हुआ था। क्वेश्चन 2 थे, एक था चेंज इन प्लानिंग को लेकर, कि जो एक बार मैं प्लान डेवलप कर लेता हूं, क्या वही प्लान एग्जैक्टली मुझे पूरी ऑडिट के दौरान इंप्लीमेंट करना होता है, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट में अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकता हूं। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन लगा हुआ था। और एक मैटेरियलिटी डिटर्मिनेशन की, स्टेटमेंट का कोई भी आइटम मैटेरियल है या नहीं, कैसे उसको हम डिटरमाइन करते हैं। क्या केवल साइज, दैट इज अमाउंट, दैट इज क्वांटिटी की बात करते हैं, या क्वालिटी के बेस पर भी डिसाइड किया जा सकता है कि स्टेटमेंट का कोई आइटम एक मैटेरियल आइटम है या नहीं है। देखो मैं एग्जैक्टली आंसर अभी आपको कुछ भी नहीं दे रहा, केवल पेपर के रिव्यू की बात है। फिर बोल रहा हूं इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन वो कल आपको देखने को मिलेगा, जब मैं आपके साथ लाइव आके पूरा पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। और प्रॉपर सॉल्यूशन पीडीएफ फाइल होगी, आप इजीली उसको डाउनलोड कर पाओगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, इस चैप्टर पर अच्छी खासी कवरेज के साथ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन किसके ऊपर था? एक क्वेश्चन था आपका SA 230 पर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर, कि ऑडिटर ने कुछ काम किया, जिन पेपर्स पे काम किए उनको तो वो डॉक्यूमेंट कर ही रहा था, कुछ ऐसे पेपर जिनके ऊपर उसने ऑडिट नहीं की थी, ऑडिटर उनको भी डॉक्यूमेंट करना चाह रहा था फ्यूचर रेफरेंस के पर्पस के लिए। तो क्या ऑडिटर अपनी इस अप्रोच पे सही था या गलत, इस पर क्वेश्चन था। SA 501 पर, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम इन्वॉल्विंग द एंटिटी, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन था। 510, ओपनिंग बैलेंस पर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आप किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हो, इसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था। और SA 550, इस पर जो क्वेश्चन था वो तो घुमा के पूछा गया था, कि कंपनी जो है वो अपने कह सकते हो कि जो रिलेटेड पार्टीज हैं, एग्जैक्टली उसने रिलेटेड पार्टी वर्ड क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया था, अदरवाइज बच्चा सीधे 550 से लिंक कर सकता था। तो कंपनी कुछ ट्रांजेक्शंस कर रही है, और जो ट्रांजेक्शंस वो कर रही हैं, दीज ट्रांजेक्शंस आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से बिलोंग नहीं कर रही थी। तो ऐसी ट्रांजेक्शंस को एग्जामिन करते हुए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप इन ट्रांजेक्शंस को एग्जामिन करेंगे, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन था। वैसे क्वेश्चन ये SA 550 पे था। अगर ओल्ड सिलेबस की बात करें तो उससे पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार लगा हुआ था। तो मैं यही बोल रहा हूं पेपर कंसेप्चुअल क्यों, बिकॉज क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछे गए थे। क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया था। तो जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर थे उसने तो उस बात को पकड़ लिया होगा कि हाँ क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, और जो बच्चा केवल रट के जा रहा होगा, कंसेप्ट के ऊपर काम नहीं किए होंगे, उसको कहने की प्रॉब्लम हुई होगी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में, कि बेसिकली क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। चलिए चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। यहां पे 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट के ऊपर था, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपका डेस्क्रिप्टिव था। एक था क्वेश्चन आपका इनहेरेंट लिमिटेशन के ऊपर, कि भाई कोई सी भी एंटिटी हो, क्या मैनेजमेंट, किसी भी एंटिटी का मैनेजमेंट कंट्रोल को ओवरराइड करते हुए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैनिपुलेशन कर सकता है, नहीं कर सकता। और एक क्वेश्चन था इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन के ऊपर, इंटरनल ऑडिटर क्या केवल इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करता है, वेदर दीज आर प्रॉपर्ली डिजाइन्ड और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, या वो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उनको और उनके बेटरमेंट के लिए, कि हाँ वो और कितनी अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं, उनके इफेक्टिव ऑपरेशन को लेके सजेशंस भी प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके ऊपर एग्जाम में 4 नंबर का एक डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रॉड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड, चैप्टर नंबर 5। टोटल यहां पे देखा जाए तो 6 नंबर की कवरेज एग्जाम में की गई थी। और एक तो था मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट को लेकर, यहां पे क्वेश्चन आपका करेक्ट और इनकरेक्ट का था। और एक था मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स में, कि क्यों एक एंटिटी का मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेशन कर लेता है, उनके रीजन क्या है, अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेट करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो कुछ कारण जो थे उसके एग्जांपल्स आपको देके आने थे। ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इट इज योर चैप्टर नंबर 6, और 2 क्वेश्चन यहां पर 3-3 नंबर के 2 सब्जेक्टिव या डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेटा यहां पे पूछे गए थे। फर्स्ट वन इज एक्सेप्शन ऑब्जर्व्ड इन IT एनवायरनमेंट,
और ये क्वेश्चन बेसिकली आईटी एनवायरमेंट तो क्या, कोई सा भी एनवायरमेंट हो, अगर मुझे वहां पर इंटरनल कंट्रोल में कमी दिखाई देती है, तो किसी भी एनवायरमेंट के अंदर, इंटरनल कंट्रोल के एनवायरमेंट के अंदर, जब एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ यहां पर, डेफिशिएंसी, मतलब कि किसी भी चीज को जैसा ऑपरेट होना चाहिए था वो चीज बेसिकली उस तरीके से ऑपरेट नहीं हो रही है, इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन। तो इंटरनल कंट्रोल देखिए आपने आईटी एनवायरमेंट में, वहां पे एक्सेप्शंस आपको मिल जाती हैं। तो क्या वो एक्सेप्शंस मुझे मैनेजमेंट को, दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब अगर बच्चे को एसए 265 की भी नॉलेज हो, अगर इस चैप्टर में वीक था फिर भी एसए 265 की अगर नॉलेज है, क्या इंटरनल कंट्रोल में कोई कमी मिल जाती है, तो हमें देखना होता है कि वो कमी कितना सिग्निफिकेंट है, कितना सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज होती है तो मैनेजमेंट को हम कम्युनिकेट कर देते हैं, दोस्त चार विद गवर्नेंस को हम कम्युनिकेट करते हैं, और अगर वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है तो मैनेजमेंट लेवल पर हम कम्युनिकेट कर देते हैं। एक लेटर के जरिए कम्युनिकेट किया जाता है जिसे लेटर ऑफ वीकनेस कहते हैं। तो बेसिकली ये इसका आंसर था। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, कि एक ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग आप किस तरीके से लेंगे। तो क्वेश्चन बेसिकली यहां पर इस तरीके का था कि ऑडिटर एक ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, एक ऐसी एंटिटी जिसके यहां पर ऑटोमेटेड एनवायरमेंट है, वो वहां पर जाके ऑडिट कर रहा था। और ऑडिटर का ऐसा मानना है कि ऑडिट करते हुए आईटी एनवायरमेंट की, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की नॉलेज का होना जरूरी नहीं होता, यानी कि बिना ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लिए ऑडिटर बेसिकली यहां पर इस एनवायरमेंट के अंदर ऑडिट करना चाह रहा था। तो बताइए ऑडिटर की जो अप्रोच है वो सही है या गलत है? और अगर अप्रोच गलत है तो इस एनवायरमेंट के अंदर ऑडिट करने की एक सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे ऑडिटर इस अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन कर सकता है, बेसिकली वो उसका आंसर था। एग्जैक्टली आंसर क्या होगा मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, मैं कल लाइव आके आपके साथ पूरा कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। सॉल्यूशन प्रॉपर पीडीएफ फाइल में होगा, इजीली आप डाउनलोड कर पाओगे। एक एक क्वेश्चन चाहे वो करेक्ट और इनकरेक्ट का हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, एमसीक्यू तो नहीं हो सकते, लेकिन बाकी जो 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है वो पूरा आपको मिलेगा। ऑडिट सैंपलिंग, इस पर तो ऐसा क्वेश्चन बेटा पूछा गया जिसको मैंने भी कम से कम 2 या 3 बार तो पढ़ा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। बस सीधा क्वेश्चन सैंपलिंग के ऊपर पूछा ही नहीं गया था। हालांकि जो आपका स्टडी मटेरियल है उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, इन्होंने वहां से उस क्वेश्चन को पिक किया हुआ था। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिंपल था, लेकिन एक बेसिक से क्वेश्चन की उम्मीद नहीं की थी। ये बोल रहा हूं कि बेटा पेपर जो था वो काफी थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा के पूछा गया था कि कंसेप्ट क्लियर रहे होंगे तो बच्चे ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, और जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, मैं ये वाली बात बार बार बोल रहा हूं, पर्पस केवल यही है बेटा कि अब वो जमाना चला गया जब ऑडिट के पास अटेम्प्ट के क्वेश्चंस के ट्रेंड को आप देखते हुए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे पहले पास्ट में, उनको देखते हुए आप अपने पेपर की तैयारी कर लिया करते थे। अब अगर पेपर क्लियर करना है तो आज के टाइम पे कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर है ना तो एमसीक्यू वाला पार्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट वाला पार्ट, वो तो इजीली आपको हो ही जाता है। और बाकी जो पार्ट है सब्जेक्टिव वाला पार्ट जहां प्रॉपर आपको लिखना होता है, उस पार्ट में अगर क्वेश्चन घूम के पूछा लिया, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछ लिया गया है, तो उस केस में कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो ही आप क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को एग्जैक्टली कैच कर पाओगे कि बेसिकली क्वेश्चन यहां पर पूछना क्या चाहता है। एनालिटिकल प्रोसीजर, दो क्वेश्चन यहां पे लगे हुए थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था करेक्ट और इनकरेक्ट का, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। जो क्वेश्चन 4 नंबर का था वो एक बेसिक क्वेश्चन था, बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके लिए बात कर रहा था। और दूसरा जब बात कर रहा था करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए, इट इज फॉर टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, ये क्वेश्चन आपका करेक्ट और इनकरेक्ट में था। और ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, ये क्वेश्चन आपका डेस्क्रिप्टिव 4 नंबर का पूछा गया था। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये थोड़ा सा कह सकता हूं ट्रेंड से हटने वाला टॉपिक, इन्होंने यहां पर 4-4 नंबर के दो क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा। और ये जो दो क्वेश्चन थे, इसमें एक क्वेश्चन था कि सीएसआर एक्टिविटीज को लेकर कि जो अमाउंट कंपनी ने स्पेंड किया, जो स्पेंड नहीं किया, कितना अनस्पेंड रहा, इसको लेकर कंपनी को क्या क्या डिस्क्लोजर देने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और एक था क्वेश्चन आपका बेनामी प्रॉपर्टीज को लेकर, क्या क्या नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोजर देने होते हैं। इस पर कई बच्चों ने ना ये लिंक कर लिया कि क्वेश्चन कारो के ऊपर पूछा गया, बिकॉज जो इस बार कारो 20 है, कारो 2020, उसके अंदर भी सीएसआर के जो अनस्पेंट अमाउंट होता है उसको लेकर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी, और बेनामी ट्रांजैक्शन को लेकर भी कारो के अंदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी।
तो बच्चा ये सोच रहा था कि ये जो दो क्वेश्चन है ये कारों के ऊपर पूछ लिए गए। बच्चे तो क्या बेटा, मैंने एक दो टीचर के रिव्यू भी देखे थे और टीचर का कहना था कि इस बार कारों के ऊपर क्वेश्चन भर भर के पूछे गए। मैं टीचर का नाम तो नहीं ले सकता यहां पर, लेकिन टीचर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि कारों के ऊपर क्वेश्चन भर भर के पूछे गए। मैंने कहा पेपर तो मैंने भी देखा है, कारों के ऊपर क्वेश्चन कहां पूछे? कारों पे केवल दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट का था और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का सब्जेक्टिव था, एक केस स्टडी थी जहां पर हमको यह बताना था फैक्ट के बेस पर कि कंपनी पर कारो एप्लीकेबल है या नहीं। इसके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन कारो का एग्जाम में नहीं था। लेकिन जो यूट्यूबर है, टीचर है, फैकल्टी है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भाई कारों को पहले की उसने कोई भविष्यवाणी की थी कि कारों पे क्वेश्चन आएंगे और कह रहा है कारों पे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं टीचर भी कंफ्यूज था इस चीज को देखने में। क्वेश्चन वो कारों के ऊपर नहीं था। भाई कारों के अंदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट किसकी है, मतलब कि कौन रिपोर्टिंग करेगा? ऑडिटर करेगा। जबकि यहां पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, यहां पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक कंपनी है वो सीएसआर को लेके जो अमाउंट होता है, जितना अमाउंट उसने स्पेंड किया, कितना अनस्पेंड है, क्या क्या बातें नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी होती है। क्वेश्चन ये कारों के ऊपर नहीं था। और दूसरा, बेनामी प्रॉपर्टीज को लेकर, बेनामी ट्रांजैक्शंस को लेकर क्या क्या कंपनी को डिस्क्लोजर देने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ऑडिटर डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं देता। यहां पर एज ऑडिटर आपको अपनी ड्यूटी नहीं बतानी थी, कारों की रिपोर्टिंग इन क्वेश्चंस के अंदर नहीं थी। यहां पर जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कंपनी क्या क्या चीजें रिपोर्ट करेगी, डिस्क्लोज करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो ये क्वेश्चन था आपका ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 4-4 नंबर के दो क्वेश्चन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को लेकर एग्जाम में पूछे गए थे। टोटल 8 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन लगा था। कंपनी ऑडिट की बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन दिखाई दिए। टोटल 10 नंबर का एक क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट का था और दो क्वेश्चन 4-4 नंबर के थे। क्वेश्चन था कारों के ऊपर। कारों के ऊपर दो क्वेश्चन थे आपके, एक करेक्ट और इनकरेक्ट में था और एक कारों पे क्वेश्चन था एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। और एक क्वेश्चन था सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 विद सेक्शन 147 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, जहां पर ऑडिटर कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय के साथ मिलकर फ्रॉड में भागीदार बन जाता है। तो अगर एक ऑडिटर कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय के साथ मिलकर फ्रॉड में भागीदार बन जाता है तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 में क्लियर बताया गया है कि अगर एक ऑडिटर फ्रॉडलेंट मैनर में काम करता है, ठीक तरह से काम नहीं कर रहा और कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय के साथ फ्रॉड में उसकी मिली भगत है, अबेटेड और कॉल्यूडेड इन एनी फ्रॉड बाय और इन रिलेशन टू द कंपनी और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर और एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉय डायरेक्टर, तब उस केस में क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। ये सारी बातें 140 सबसेक्शन 5 से आती हैं। ऑडिटर 447 में भी लायबल हो जाता है और कुछ पेनल्टी के प्रोविजन सेक्शन 147 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 से आ जाते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंस मुझे वहां पे बता के आने थे। ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं तो एसए 705 पर एक क्वेश्चन था, करेक्ट और इनकरेक्ट का था, परवेसिव को लेकर। 706 पर ईओएम पैराग्राफ को लेकर क्वेश्चन था, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये था कि एक कंपनी है, वो कोई मीडिया टाइप की जो जिसमें इन्वॉल्व होती है उस तरह की एक कंपनी थी और उसने कोई जो बिल्डर्स होते हैं उनसे कोई फ्लैट वगैरह लिए हुए थे, कुछ कह सकते हो कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज को लिया हुआ था और केवल पोजीशन लेटर के बेस पर ही उसने उन ट्रांजैक्शंस को, उन एसेट्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा था। ऑडिटर का यह मानना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग को लेकर। तो अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आने वाला आइटम फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग को लेकर, तो वो यहां पर वो किस तरह से रिपोर्टिंग करेगा। तो कीवर्ड था फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग को लेकर। उसके बेस पर कैच करना था कि यहां क्वेश्चन ईओएम के ऊपर लगा हुआ है, एसए 706 के ऊपर। और 710 क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया था यहां पर कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स होती हैं उनके ऊपर एसए 710 एप्लीकेबल होता है। तो जब मैं करंट पीरियड की ऑडिट करता हूं तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट नहीं करता। लेकिन दो एक्सेप्शंस होती हैं, जब मैं करंट ईयर में ऑडिट करते हुए कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रेफर करके आता हूं। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब करंट पीरियड पर रिपोर्टिंग करते हुए ऑडिटर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रेफर करके आता है। तो वो दो एक्सेप्शंस यहां पे आपको लिख के आनी थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था।
ऑडिट ऑफ बैंक की बात करते हैं, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन लगे हुए थे। एक तो कुछ फैक्ट आपको दिए हुए थे, उनके बेस पर आपको ड्राइंग पावर कैलकुलेट करनी थी, और दूसरा ऑडिट ऑफ एडवांस कि इंटरनल कंट्रोल को साइड में रखते हुए, अरे इंटरनल कंट्रोल पे तो आप एविडेंस ऑब्टेन कर ही लेते हो, इंटरनल कंट्रोल के अलावा एडवांस की ऑडिट करते हुए यहां पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है। एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज की बात करते हैं, तो ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल पर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इससे सिंपल क्वेश्चन की मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के नाम से केस स्टडी थी, जो फैक्ट आपको दिए थे वहां पर क्वेश्चन ये लगा हुआ था। टोटल 90 मार्क्स का पेपर था। सर 90 का क्यों, पेपर तो 70 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन की बेटा आपको चॉइस भी होती है, और 2 क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस भी मिलती है, तो 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आपका एक्स्ट्रा हो गया। करेक्ट और इनकरेक्ट के अंदर आपको एक इंटरनल चॉइस मिल जाती है 2 नंबर की, और एक क्वेश्चन में 4 नंबर की इंटरनल चॉइस और मिली हुई थी, तो टोटल 6 नंबर के आपके पास इंटरनल चॉइस थी, एक क्वेश्चन 14 नंबर का आपका एक्स्ट्रा था। इस तरह से 14 + 6 टोटल 20 मार्क्स का आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल था। टोटल 90 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर था। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, जो पेपर था इस बार का वो कंसेप्चुअल था, क्वेश्चन सीधे नहीं पूछे गए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन सीधे थे, क्योंकि जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है वो इस तरह से करता है कि हाँ कुछ क्वेश्चंस तो वो भी अटेम्प्ट कर लेगा जो बच्चा ऑडिट में नील बटे सन्नाटा हो। जैसे ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल जो पूछा गया था वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, तो जो बच्चे ने बहुत कम भी पढ़ाई करी होगी उस क्वेश्चन को तो उसने भी अटेम्प्ट किया होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि जिस बच्चे ने एवरेज स्टडी करी होगी वो अटेम्प्ट कर लेगा। जैसे ऐसे 520 पे जो क्वेश्चन था, एवरेज स्टडी करी होगी पक्का अटेम्प्ट कर लिया। बट जिस बच्चे ने बहुत अच्छी डीपली स्टडी करी होगी, जो क्वेश्चंस आपके जजमेंट्स के ऊपर लगे हुए थे, प्रोफेशनल जजमेंट्स के ऊपर लगे हुए थे, SA 550 वाला क्वेश्चन लगा हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चंस में कह सकता हूं कि उसी बच्चे ने अटेम्प्ट अच्छा किया होगा जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर रहे थे। तो ये तो था पेपर का एक रिव्यू, क्या इस पर मिला जुला बच्चों का रेस्पॉन्स था, मेरी क्या राय थी इस पेपर को लेकर, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। मैं फिर बोल रहा हूं, कल मिलूंगा मैं आपके साथ, लाइव सेशन लाइव होगा जहां पर इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ऐसी यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए केवल एक छोटा सा बच्चे काम करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप शाइनिंग, बाय बाय।